हेलो, नमस्कार। देखिए, आज भौतिक विज्ञान का जो चैप्टर चल रहा था, वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, उसका पार्ट 4 मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो को आपने देखा होगा और भी वीडियो देख रहे होंगे, तो मेरे आपसे विनती है कि थोड़ा सा उसको शेयर करें और जो उसमें घंटी लगी हुई है उसको दबा दें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो हो उनको आप देखते रहें, उनकी सूचना आपको प्राप्त होती रहे। अब आज मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया था। उसने उसमें कहा था कि सर, मुझे अध्यारोपण का सिद्धांत अच्छी तरह से समझ में नहीं आया और कृपया आप उसको पुनः उसको समझा दीजिए। बच्चों ने कुछ ने कमेंट भी लिखा कि अध्यारोपण का सिद्धांत पुनः समझा दीजिए। तो मैंने कल थोड़ा सा जिक्र किया था अध्यारोपण के सिद्धांत का। आज मैं पुनः इसको समझा रहा हूँ और उस पर कुछ आधारित प्रश्न भी करा रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझें और अध्यारोपण के जो सिद्धांत हैं, आपकी किताबें हों, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो, उससे आप करें। मैंने इसके साथ जो भी मेरी वीडियो है उसमें मैंने नोट्स भी दे रहा हूँ। आप उनको नोट्सों को पढ़ें और आपस में डिस्कशन करें। और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं उन कमेंट को देखते हुए मैं उसमें अगली जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं उनको और अच्छी तरह से समझा दूँगा। आप हमें सहयोग करते रहिए थोड़ा सा, जिससे कि हमें अच्छी वीडियो बनाने में सुविधा हो सके। इस समय विद्यालय बंद चल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको जो भी मैटर उपलब्ध करा रहे हैं, उस पर आप विशेष ध्यान दें। और आपके लिए, विद्यार्थी के लिए पढ़ाई मुख्य होती है, तो उन सब चीज़ों पे, अन्य चीज़ों को थोड़ा किनारे रखते हुए आप पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। देखिए, सबसे पहले मैं अध्यारोपण का सिद्धांत को पुनः बताता हूँ। देखिए, जितनी भी सदिश राशियाँ हैं उन सभी में अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। बल में लागू होता है, बल एक सदिश राशि है। अब मैं आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ पे भी लागू होगा। जब मैं आपको चुंबकत्व पढ़ाऊँगा तो चुंबकीय बल पर भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होगा। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, वहाँ पे भी अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होगा। और अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित जब भी कोई प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का होता है, 3 नंबर का हो सकता है। और अध्यारोपण के सिद्धांत को, क्वेश्चन को अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया तो आपके नंबर अच्छे प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन अमूमन बच्चे अध्यारोपण सिद्धांत को नज़रअंदाज कर देते हैं। जब वो नज़रअंदाज कर देते हैं तो वो न्यूमेरिकल को कर नहीं पाते, जिससे उनके नंबर अच्छे नहीं प्राप्त हो सकते। भौतिक विज्ञान में मेरा अनुभव ये कहता है कि आप थ्योरी पढ़ें, उसके सिद्धांत पढ़ें, लेकिन न्यूमेरिकल भी लगाएं। शुरू में आपको डर लगेगा, शुरू में दिक्कतें आएंगी। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो गिरते हैं, और गिरते गिरते कैसे हो जाते हैं, आप सीख जाते हैं। तीसरी बार न्यूमेरिकल करिए, आपसे गलती होगी, फिर थोड़ा उसमें अच्छा करने का प्रयास करिए, अपने टीचरों से पूछिए, तो आपको न्यूमेरिकल धीमे धीमे आने लगेंगे। और आप फिर जब न्यूमेरिकल करने लगेंगे तो आपको फिजिक्स पे एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आत्मनिर्भरता हो जाएगी। जिस तरह से आप साइकिल ज़्यादा चलाएंगे उतने ही आप साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसी तरह से न्यूमेरिकल ज़्यादा चलाएंगे तो न्यूमेरिकल चलाने के बाद में न्यूमेरिकल ज़्यादा करेंगे तो आप न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे लगने लगेंगे। तो आपको फिजिक्स से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। मैं हिंदी में पढ़ाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आपके अंदर जो भौतिक विज्ञान के प्रति भय बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है कि भौतिक विज्ञान बहुत कठिन विषय है, वो मैं आपका भय निकालना चाहता हूँ। इसी वजह से बड़ी साधारण सी भाषा में मैं ये जो भी भौतिक विज्ञान के कंटेंट्स हैं, जो भी पाठ्यक्रम है, वो मैं चीज़ समझा रहा हूँ। अब बात आती है, ये आज अच्छा हुआ कि किसी बच्चे ने ये मेरे सामने बात रखी कि सर अध्यारोपण का सिद्धांत दोबारा बताइए। मैं खुद चाहता हूँ कि अध्यारोपण का सिद्धांत को और अच्छी तरह से बताया जाए। तो पहले थोड़ा सा समझ लो, तब मैं उसके न्यूमेरिकल पे आता हूँ। देखिए, एक कोई आवेश है, हमने इस आवेश को ले लिया Q, और इस पर कई बल लग रहे हैं, वैद्युत बल।
मान लीजिए एक बल इधर की तरफ लग रहा है, बल F, ये कोई आवेश यहाँ रखा है, इसकी वजह से लग रहा है क्यूबिक के कारण, ठीक। एक आवेश यहाँ रखा है Q2, उसके कारण बल इधर की तरफ लग रहा है F2। एक आवेश यहाँ रखा है Q3, इसके कारण बल इधर की तरफ लग रहा है F3। एक और आवेश रखा हुआ है Q4, ये ऋणात्मक है, इसमें बल इधर की तरफ लग रहा है F4, ये बल लग रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि Q पर परिणामी बल कितना होगा, Q पर परिणामी बल कितना होना चाहिए। हमें ये सब पता है, F1 F2 सबकी संख्यात्मक मान पता है। तो Q पर जो परिणामी बल होगा, Q पर जो परिणामी बल होगा, इस पर लगने वाले विभिन्न बल, किसकी वजह से, विभिन्न आवेशों के कारण, विभिन्न आवेशों के कारण, जैसे F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, विभिन्न आवेशों के कारण जो बल लग रहे हैं उनके सदिश योग के बराबर होगा। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, अगर ज्यादा है तो एंड सो ऑन, ज्यादा। लेकिन आप घबराइए मत, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो 2 बल कार्य कर रहे होंगे, या 3 बल कार्य कर रहे होंगे, या 4 बल कार्य कर रहे होंगे। 4 बलों से ज़्यादा वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। हम आपको उदाहरण भी करवाएंगे तो उसमें भी इसी तरह के केस लेंगे। फिर समझ लीजिए, किसी आवेश पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उन पर लगने वाला, उस पर लगने वाला परिणामी बल अन्य बल के सदिश योग के बराबर होगा। ये साधारण सा कथन है और इसको सूत्र रूप में हम इस तरह से समझाते हैं। अब देखिए, मैं एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन से ये आपका उदाहरण अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हमने जो नोट्स दिए हैं, इस टाइप के मैं नोट्स भी आपके दे रहा हूँ, इस टाइप से ये मैंने नोट्स बनाए हाथ से। ये जो भी आपकी वीडियो है उसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इन नोट्सों का। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही यहाँ पर नोट्सों में लिखा हुआ है, तो ये आप लिंक पर क्लिक करिए तो वहाँ पर ये नोट्स आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, जिनको आप देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये नोट्सों में भी ये क्वेश्चन का जिक्र किया है, उसी को मैं एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है इसमें लिखा हुआ है, नहीं तो मैं आपको लिखे दे रहा हूँ। एक वर्ग है, वर्ग आप जानते क्या होता है, वर्ग वह चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो एक वर्ग है जिसको ABC लिखा हुआ है, ये ABC, ABC और D, ABCD। इसकी प्रत्येक भुजा A है, ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, क्योंकि भुजाएं सब कैसी हैं, समान है। इस पर सभी पर Q आवेश रखा हुआ है, इस पर Q आवेश, इस पर Q आवेश, इस पर Q आवेश, इस पर Q आवेश। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि D पर परिणामी बल कितना होगा। क्वेश्चन में D पर पूछा गया, C पर भी पूछा जा सकता है, B पर भी पूछा जा सकता है, A पर भी पूछा जा सकता है। तो हमें ये बताना है कि D पर परिणामी बल कितना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन है, इसका हमें जिक्र करना है। देखिए, मैं क्वेश्चन को लिखे दे रहा हूं। एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा A है, इसके प्रत्येक कोने पर, प्लस Q आवेश रखा है।
आवेश रखा है, क्यू आवेश रखा है। ठीक है, इसके प्रत्येक कोने पर क्यू आवेश रखा है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात तो इस पर परिणामी बल ज्ञात करना है। अब जैसा यहाँ पे लिखा हो उसी को मैंने चित्र में बनाया, चित्र में ये प्रदर्शित है। अब देखिए इस पर हमारा बल क्या लगा है, इस पर जो लगेगा उसको हमने लिखा एफ डी ए का मतलब है डी पर ए के कारण। इसी तरह से इस पर जो इसके कारण जो लगेगा वो कहलाएगा एफ डी सी। ठीक, और इसके कारण जो बल लगेगा बी के कारण लगेगा, वो बल लगेगा इधर की तरफ, ये होगा एफ डी बी। इस तरह से इस पर 3 बल लगेंगे, ए के कारण, बी के कारण और सी के कारण। अब देखो ये तो पता है भुजा बराबर है, इसको हल कैसे करेंगे? देखिए हल ऐसे करेंगे, इसके पहले हम भुजाओं को देखेंगे। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ए मीटर। ठीक, अब देखिए इसमें जो विकर्ण होगा पाइथागोरस की प्रमेय लगा करके, विकर्ण जो BD होगा वो कितना होगा? एक भुजा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर और बराबर ए अंडर रूट 2 मीटर। अब देखिए, अब हम कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम के नियम से, एफ डी ए का मतलब है डी आवेश पर लगने वाला बल ए के कारण, तो एफ डी ए इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू इनके बीच की दूरी क्या होगी? ए का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। इसी तरह से आप देखिए एफ डी सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1/4 पाई 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन। ठीक, और एफ डी बी कितना होगा? एफ डी बी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन ए, ये जो भुजा होगी वो कितनी होगी? ए अंडर रूट 2, उसका मान कितना होगा? ए अंडर रूट 2 इंटू ए अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 न्यूटन। ये 3 बल हो गए। अब सबसे पहले हम इन दोनों का परिणामी निकालना है, इन दोनों का वो कितना होगा? देखिए
अभी हम दो का जिक्र कर रहे हैं, दो का जिक्र कर रहे हैं, एफ डी ए और एफ डी सी। एफ डी ए तथा एफ डी सी का पढ़ा वैद्युत बल। देखिए डी बिंदु पर एक तो लग रहा है एफ डी ए और एक लग रहा है एफ डी सी, एफ डी ए और एफ डी सी। अभी हम इसका जिक्र नहीं कर रहे, तो इनका जो परिणामी होगा, चूंकि दोनों बराबर बल है तो ये बराबर कोण बनाएगा, ये कोण हमारा 45 अंश का, और इसको हम लिखेंगे एफ डी, चलो F1 ले लेते हैं, F1। तो परिणामी बल F1 बराबर अंडर रूट एफ डी ए का स्क्वायर प्लस एफ डी सी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मल्टीपल। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और अंदर होगा 1 + 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2 न्यूटन। अब देखिए इसकी दिशा और इसकी दिशा समान है। अब क्या होगा, अब देखिए डी बिंदु पर यहाँ क्यू आवेश रखा हुआ है, इस बिंदु पर अब दो बल लगेंगे डी बिंदु पर। एक तो बल ये हमारा F1 लगेगा और एक बल लगेगा एफ डी बी। अब चूंकि इनकी दिशाएं समान है इन दोनों की, तो ये क्या होंगे, सीधे से जुड़ जाएंगे। F1 तथा एफ डी बी का परिणामी वैद्युत बल F बराबर F1 प्लस एफ डी बी। तो ये कितना होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर √2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस कितना होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इंटू 2। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, वो कितना है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1/2 √2 प्लस 1/2। ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा उत्तर होगा। ये यहाँ पर इसकी दिशा कैसी होगी, B और D को मिलाने वाली, B और D को मिलाने वाली रेखा से बाहर की
मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब मैंने जो नोट्स हैं आपको दिए उसमें एक क्वेश्चन दिया है, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वो आपके लिए क्वेश्चन है, आप प्रयास करिए, कल मुझे कमेंट में बताइए। अब उसमें क्या अंतर किया गया, मैं थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ। मैंने उसमें क्या किया है कि यहाँ पे क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे भी क्यू आवेश रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने क्यू आवेश को बदल दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। जब हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये वाला जो बल होगा वो इधर ना लग के फिर अब इधर लगेगा, इधर लगेगा। तो स्थिति क्या होगी, यहाँ पे ये जो बल है F1 इधर ना हो करके, ये देखिए मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ये F1 इधर ना हो करके, इधर ना हो करके इधर की तरफ होगा, F1 इधर की तरफ होगा और F1 तो इधर ही की तरफ होगा और F जो dB होगा वो इधर की तरफ होगा, F dB। तब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो परिणामी बल होगा वो अंतर के बराबर होगा। उसका आंसर इतना होना चाहिए 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ पे होगा √2 - 1/2। ये इसका आंसर होगा। इसको आप प्रयास करिए न्यूमेरिकल को, और अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे उसमें बॉक्स में लिखिए, लेकिन करिएगा जरूर प्रयास। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वीडियो देख लिया और चुपचाप रख लिया। ये हमने क्वेश्चन समझा दिया, इसमें थोड़ा सा चेंज किया तो हमने आपको क्वेश्चन बताया। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना होगा। अब देखिए एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, उस एग्जाम्पल को देखो। इसमें तो देखिए 4 बल थे, अब सॉरी बल तो 3 थे, आवेश 4 थे। अब मैं ले रहा हूँ आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज, उसको देखिए जरा। समबाहु त्रिभुज को, एक समबाहु त्रिभुज है, उसके सभी कोनों पर, एक समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, ये ए बी सी, ए बी सी। इस पर सभी पर क्यू आवेश रखेंगे, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। और बिंदु बी पर इस हमें परिणामी बल निकालना है। बिंदु बी पर ये भुजा भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। जब भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे। प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का। तो इसी चीज को हम लिख रहे हैं, 3 आवेश समबाहु त्रिभुज, इसमें प्रत्येक भुजा कितनी है, 1 भुजा ए है, के शीर्षों पर रखे गए, शीर्षों वर्टेक्स पर रखे गए, चित्र के अनुसार बी पर रखे आवेश पर परिणामी बल ज्ञात हो, परिणामी बल ज्ञात इस पर। तो देखिए इसके वजह से एक बल होगा, ये कहलाएगा एफ बी ए, और ये होगा एफ बी सी, और ये कोण होगा 60 अंश। हल क्या होगा, देखिए एफ बी ए कितना होगा, एफ बी ए कितना होगा, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर।
तो इसको हम हल करेंगे तो ये कितना होगा 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर न्यूटन, मात्रक भी लिख लीजिए न्यूटन। ठीक। दूसरा है एफ बी सी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये भी इतना ही होगा न्यूटन। अब इन दोनों के बीच में कोण कितना है 60 अंश। तो परिणामी बल हम कैसे निकालेंगे? F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो देखिए F1 की जगह क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी वही राशि है, यहाँ पे भी वही राशि, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी वही राशि हो जाएगी। तो इसको हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बाहर ले लिया और अंडर रूट में क्या रह जाएगा 1 + 1 + 1। तो ये आंसर आ जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √3 न्यूटन। ये हमारा आंसर है। अब मैं कल आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इसमें आपको थोड़ा हिंट दे दे रहा हूं, आप भी थोड़ा हमें बताएं कि अगर इनमें से एक आवेश ऋणात्मक होता तो क्या होता है? कौन सा आप आवेश ऋणात्मक लेना चाहते हैं? चलो हम इसी को ले लेते हैं। ये आवेश ऋणात्मक हो तो हमारा बल कितना होगा? आप कैलकुलेशन करिए और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि संभव आवेश कितना हो सकता है, और मैं कल आपको चर्चा करूंगा। जिनका उत्तर सही पाया जाएगा, ये तो आएगा ही 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे कुछ राशि अलग आएगी, जिनका सही उत्तर आता है वो उनको बड़ी प्रसन्नता होगी, और जिनका उत्तर थोड़ा सा अलग आता है उनको थोड़ा सा निराश होगी। लेकिन निराश मत होइए, आप प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।